तो चलिए नमस्कार। आज नए तो आप हो, ओके। तो हम लोग जो कल पढ़ रहे थे उनका 2-5 मिनट में मैं आप एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देख, कल जो यहाँ थे वो तो बताना मुझे कि क्या पढ़ रहे थे कल। तो कल जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम क्या है, बताओ। देख, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वनस्पति, भारत की वनस्पति पढ़ रहे थे। और वनस्पति के अंतर्गत हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की वनस्पति को 5 भागों में। एक तो कौन सा है, तो इनके आगे क्या लगेगा, उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय एक तो है सदाबहार, सदाबहार। और दूसरी कौन सी है बताओ? पर्णपाती, दूसरा हो गया पर्णपाती। तीसरा मरुस्थलीय, ओके। चौथा पर्वतीय, ओके, वेरी गुड। उसके बाद 5वां मैंग्रोव वन। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनूप वन। इन्हीं को डेल्टाई वन कहा जाता है, इन्हीं को ज्वारीय वन, इन्हीं को बेलांचली वन, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ऐसे कुछ वन हम लोगों ने देखने की कोशिश की। चलो मुझे बताओ कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जहां पर ये पाए जाते हैं? 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं बताओ? एक तो कौन सा है, पूर्वी भारत, ओके, पूर्वी भारत। पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का पश्चिमी या पूर्वी वाला भाग? तो पश्चिमी भाग, ओके, वेरी गुड। उसके बाद तीसरा, यूं करके यूं आगे, उसी के नीचे, फिर यूं, फिर बीच में लक्षद्वीप, वेरी गुड, लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान निकोबार, ए एंड निकोबार। उसके बाद एक तमिलनाडु, यही था। और इसी के अंतर्गत कुछ वनस्पति पाई जाती है, जिनके अंतर्गत एक तो है रोजवुड, एक का नाम तो क्या, रोजवुड। एक है आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड, रोजवुड, आयरनवुड। और रबर महोगनी, रबर महोगनी, रबर महोगनी, एबोनी, रबर महोगनी, एबोनी। फिर यहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, एबोनी है तो आबनू से, आबनूस, आबनू से को मैंने कहा सी कर लो, तो सिनकोना, सिनकोना। और ना से नारियल, ओके। ये थे इस तरह के कुछ वनस्पति हैं। जो नए हैं उनको चिंता नहीं करनी, ऐसा कुछ पढ़ा दिया, आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। दूसरे कौन सी वनस्पति है यहाँ? तो पहले प्रकार के जो वन हैं उनकी आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ कितने से कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक। यहाँ कितनी होगी? 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। यहाँ कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से ये कम। और यहाँ इन सेंटीमीटर का कोई लेना देना नहीं है, ये ऊंचाई के आधार पर कुछ दलदली भाग है वहाँ। चलो उसके बाद में है पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों के बारे में बताओ। तो ऐसे आप लोगों को जब पूरा पढ़ लो तो आपको तो 2 पेज मिले, 2 पेज, 2 पेजों को आप 1 पेज में भी ऐसे अरेंज कर सकते हो। देखना मैं अरेंज करता हूँ। पर्णपाती वन, पर्णपाती वनों के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से? क्षेत्र तो पूरा जो मध्य भारत है, मध्य भारत और प्रायद्वीप वाला जो भाग है, ये पूरा पूरा ही किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। अरावली के पश्चिम वाले हिस्से को छोड़ करके और उन वाले क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी जो बीच का जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है? एक बीच में एक और चीज छोड़नी थी हमें, वो कौन सी थी? विदर्भ को छोड़ना था, ओके, वेरी गुड। चलो तो ये जो क्षेत्र है इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा भाग हो गया, बड़ा भाग हो गया 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया? तो कौन कौन से? एक का नाम तो क्या, शुष्क, एक का नाम क्या है, आर्द्र, हो गया। तो शुष्क में तो कितनी वर्षा? 75 से लेकर के 100। यहाँ कितनी? 100 से लेकर के 200। और शुष्क के अंतर्गत जो देखना था उसमें था GST, ये गुलर, महुआ, तेंदू, शीशम और ऐसे कुछ कुछ, ओके। और जो दूसरा कौन सा है, आर्द्र में कौन कौन से आएंगे? 3S, साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, सेमल, चंदन, ऐसे थे। तो ये मोटी मोटी बातें यही थी। उसके बाद में तीसरा प्रकार का मरुस्थलीय वन, जो मरुस्थल में पाई जाते हैं। आप लोगों को राजस्थान की जो ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसमें सारे के सारे वन, घासें भी पाई जाती है। कौन कौन सी घासें? सेवण, धामण, करड़, अंजन, सेवण, धामण, करड़, अंजन, बुर, इस तरह की कुछ घासें पाई जाती है। पौधे कौन कौन से? तो खेजड़ी हैं, रोहिड़ा हैं, और नागफणी, नागफणी था। और एक कौन सा था कल आप बता रहे थे, कौन सा था? एलोवेरा, हाँ। इधर तो ग्वार फटा था और ग्वार फटा का इंग्लिश में इन्होंने रूपांतरण किया था, ओके। चलो उसके बाद में कौन सा वन था? पर्वतीय वन, ठीक है। तो पर्वतीय वन है, इन पर्वतीय वनों को 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो उत्तर भारत में पाए जाने वाले वन। उत्तर भारत में पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? उत्तर में जो विशाल हिमालय वहां पाए जाएंगे। विशाल हिमालय वालों को तो यूं करके देखना था। और यहाँ तो कौन सा शब्द लिखना था दक्षिण वाले में? दक्षिण भारत में तो सोलास, क्या लिखना था? सोलास, ओके, वेरी गुड। ये सोलास, सोलास कैसे? उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय?
शीतोष्ण कटिबंधीय। इनके साथ में यहाँ पर एक और पुष्प पाया जाता है जिसका नाम नीला कुरिंजी। क्या नाम है? नीला कुरिंजी। ऐसा कुछ पुष्प पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। चिंता नहीं करने, नए वालों को बिल्कुल। आप भी तो आज की क्लास के लिए तो नए हो। हाँ मुझे लगा एक ही नए। तो ठीक है, आपको टेंशन नहीं करनी है। एक और जब जैसे मैंने झूठ बोला, अब सब लोग मुझे डांट रहे इतने में ये भी झूठ बोलता है, तो मेरे वो क्या बड़ा हो जाता है, समझते हो? बड़ा है हम दोनों झूठ, तो आधा दुख तो इससे कम हो जाता है मेरा। तो ऐसे आपको टेंशन हो रही थी, मैं तो नहीं हूँ आज तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो आपके लिए एक और भीड़ू हो गया, समझ गए? तो चिंता नहीं करनी, अब टेंशन कम हो जाएगी इससे। तो चलिए ये वाली बातें क्लियर हुई। उसके बाद में पर्वतीय जो वन थे, पर्वतीय वनों के बारे में हम लोगों को 2-3 बातें याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी? ऐसे करके पर्वतीय वनों को बनाना था जिसमें यहाँ तो क्या पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है। बताओ 1000 जो मीटर है, 1000 मीटर से नीचे तो वो केवे वन पाए जाते हैं, और 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक, फिर 2000 से 3000 मीटर, 3000 से 4000 मीटर। ओके, 1000 से लेकर के 2000 के बीच में तो चौड़ी पत्ती वाले। कौन सी पत्ती वाले? चौड़ी पत्ती वाले। इनके बीच में जो पाए जाते हैं उनको तो कहते हैं चौड़ी पत्ती वाले। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कैसे यूं करके ये शंकु, ये कौन तो कौन पाया जाता है यहाँ, तो कौन पाया जाता है, कौन पाया जाता है, कौन पाया जाता है। तो इसका मतलब कोणधारी वन। कौन से वन? कोणधारी वन। शंकु है तो शंकुधारी वन। ओके, उसके बाद में ये जो है यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन वन। और ऊपर टुंड्रा में तो कुछ नहीं पाया जाता है। टुंड्रा में तो क्या पाई जाती है? घासें पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सेवाल पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? लाइकेन पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? मोस पाया जाता है। ऐसा कुछ बताया था मैंने? चलो, अल्पाइन जो है, अल्पाइन के अंतर्गत पाइन है, बर्च है, ऐसा कुछ बताया था? पाइन, बर्च, एक जूनिपर, ऐसा कुछ बताया था? एक फर और एक रेडोडेंड्रोन जो आपको नोट्स में मिल गया होगा। कुछ के तो नोट्स आए नहीं आए कुछ के नोट्स। आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि नोट्स आ जाए? की कोशिश आपने तो कोशिश की, लेकिन आपका जो संदेश आगे तक नहीं गया। बीच में रोक लेते हैं। ये मीडिएटर होता है ना, ये वो कनेक्शन बैठने नहीं देते। मीडिएटर बहुत खराब चीज़ होती है। मैंने भी था एक मीडिएटर, वो बीच में रिश्वत लेता था, 10 रुपये देगा तब मिलूंगा, ऐसा कुछ कहता था। चलो, तो ये है कोणधारी वन। ये कौन से वन है? कोणधारी वन, जिनको शंकुआकार वन कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है चेस्टनट, ऐसा कुछ बताया था? चेस्टनट। एक आता है आक, एक का नाम है देवदार। आक, देवदार, चेस्टनट। और कौन कौन से बताओ? उष्यो है वो, कैसे हो? स्प्रूस, वेरी गुड। और ये स्प्रूस को भूलना नहीं था। क्लियर हो गया? तो ये वाली चीजें आप लोगों को याद रखनी। इसके अंतर्गत तो जो चेस्टनट और आक है यही पाया जाता है। तो पूरी क्लास यही थी कल की तो। हाँ, इसके इधर तो कुछ नहीं था। ठीक है, चलो आज की जो क्लास है आपकी, हाँ अच्छा मैंग्रोव रह गया ना। हाँ, मैंग्रोव रह गया। तो मैंग्रोव के बारे में तो बताओ, 2-3 बातें बता दूँ कहीं। तो मैंग्रोव हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भारत है, इस भारत के इस पूरे तट के अंदर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं। इसलिए उस डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ओके, और फिर दूसरे नंबर पर तो ये आता है अपना गुजरात। और बाकी और कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, लक्षद्वीप में भी पाया जाता है। हाँ यस, तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है और लक्षद्वीप में भी पाया जाता है। ओके, ये बातें याद रखनी थी। और मैंग्रोव वनों के बारे में एक खास बात यह कि ये जल जो होता है मीठा हो चाहे खारा हो, दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी अपने आप में बड़ी काम की चीज़ है। जैसे कमल होता है, कमल पुष्प कहाँ पर उगता है? कीचड़ में। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं निर्धनता से मैं ग्रस्त हूँ, अब भला क्या होगा मेरा, तो इसका मतलब उसको पुष्प से सीखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसको पुष्प बनना है, कैसा पुष्प बनना है? कमल का पुष्प। जिस व्यक्ति को कमल के पुष्प की भांति खिलना है, उसका जो बैकग्राउंड होगा कीचड़ी होगा। समझ लो? तो जिसका बैकग्राउंड जैसा गरीबी से ग्रस्त है, जिसका जो त्रासदियों से ग्रस्त है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पुष्प की भांति आगे चल करके खिलने वाले। ओके, तो उन्हीं में से एक ये मैंग्रोव वन भी है। तो अब नया उदाहरण कभी देना हो तो मैंग्रोव का दे सकते हैं कि जो खारे पानी के अंदर भी अपना स्वयं की उत्पत्ति कर सकता है। वो कौन सा है? मैंग्रोव वन। और सांस जब आती नहीं है तो क्या करता है? टांग को ऊंची कर लेता है, और उस टांग को ऊंची करता है उसको क्या कहते हैं? न्यू मेटाफोर्स। उसको क्या कहते हैं? वो जड़ें होती हैं, उन जड़ों को क्या कहते हैं? जैसे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ, ये पानी है खारा पानी के अंतर्गत ये पौधा लग गया है। ठीक है, इसकी जड़ें यूं यूं यूं, और इस पौधे को क्या करना है? सांस लेना है।
इस पौधे को क्या करना है, सांस लेना है। तो सांस तो आएगी नहीं, नीचे थोड़ा पानी गंदा गंदा है, गंदा गंदा, तो ये क्या करता है, इन टांगों को ऊंची कर देता है, ऐसे यूं करके यूं बाहर से आराम से सांस ले लेता है। ठीक है, तो ये जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों को कहा जाता है न्यू मेटाफोर्स। क्या कहा जाता है इनको, न्यू मेटाफोर्स, न्यू मेटाफोर, इन जड़ों को ये कहा जाता है। यही बातें थी, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, यही बातें पढ़ी थी। तो चलो आगे चलते हैं। तो पूरा हो गया। उसके बाद में हमने एक, उससे पहले एक वन रिपोर्ट देखी थी, और वन रिपोर्ट की सारी बातें आपको याद हैं इसी। एक तो क्या याद रखना था, एम ए याद रखना था, एक हप याद रखना था, उससे काम हो गया था। चलो, तो आज का जो आपका नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या, भारत में ऊर्जा संसाधन। आप लोग कौन सी क्लास में हो? अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। 11th में तो आपकी ये सारी चीजें नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं आता आपके? कोई बात नहीं, तो भी पढ़ लेना है, क्योंकि कंपटीशन में काम आएगा। आपको मास्टर बनना है? बनना है, हाँ ऐसे कहो, हाँ बनना है, मैडम बनना है मतलब। तो क्या बनना है, और कुछ बनना है, नर्स बनना है, पढ़ लेना है। क्योंकि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बने, देखो ऊर्जा संसाधन क्यों पढ़ना है, कोई पूछ ले कि ऊर्जा संसाधन को क्यों पढ़ना है, या हमारे सिलेबस में क्यों डाल दिया, हम तो सेकंड ग्रेड मास्टर बनने वाले हैं, तो क्यों डाल दिया, तो उनको कहना है देखो आप लोग मास्टर बने, और जो लोग मास्टर नहीं बने लेकिन वो एक ठीक ठाक पोजीशन पे कोई ना कोई बन गए, कुछ ना कुछ बने और ऑफिस में जाकर के बैठे। अगर ये ऊर्जा संसाधन नहीं होगा इस धरती पर, तो आपकी लाइट कैसे आएगी? तो एक समय बाद में आपकी बड़ी सी तूंद निकल जाएगी, और उस तूंद को ठहराने के लिए एक और कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जहां आपको बैठना है वहां पर अकेले एक कुर्सी नहीं चाहिए, वहां कितनी कुर्सी चाहिए, 2 कुर्सी चाहिए। एक में तो खुद को बैठना है, और एक में अपनी तूंद को ठहराना है। अब उस तूंद की अगर हवा नहीं लगेगी, मतलब पंखा नहीं चलेगा। अगर पंखा नहीं चलेगा तो आप तो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाओगे, वहाँ बैठे बैठे बीमार हो जाओगे आप तो कोई व्यक्ति बैठा बैठा बीमार हो सकता है किसी ऑफिस में बैठकर। इस बात से बचाने के लिए ऊर्जा का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? ऊर्जा का मतलब होता है बिजली। इस बिजली का आविष्कार किया गया ताकि आपकी तूंद को क्या मिलती रहे, हवा मिलती रहे। क्लियर हो गया? तो आपको आपके लिए क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है कि हमारे सर आगे जाकर के तूंद निकलेगी, और उस तूंद को हवा चाहिए, और हवा के लिए जरूरी है पंखा, पंखे के लिए जरूरी है बिजली। और बिजली कैसे बनती है ये हम तूंद वालों को अगर पता नहीं होगा तो हमारा क्या होगा सर? हम लोगों को पता होना चाहिए, ताकि किसी दिन बिजली कट जाए तो हम लोग एक खट से फ़ोन कर दे, क्या कोयला खत्म हो गया क्या, चला ना यार प्लीज़, तूंद मेरी यूँ डब डब कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है। ओके चले, तो ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, बिजली पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है? बिजली पढ़नी है। ऊर्जा का मतलब हम लोगों को बिजली पढ़नी है, और बिजली पढ़नी है तो बिजली को आप कैसे पढ़ोगे? अगर यहाँ ये ऐसे 3 लटूड़ी होती हैं, ऐसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बिजली पढ़ने का मतलब है कि जिन रिसोर्सेज से बिजली का उत्पादन होता है, जिन रिसोर्सेज से, ऐसे सोर्स जहाँ से इनका उत्पादन होता है। जैसे आप लोग पिछले दिनों ये कह रहे थे कि लाइट आई नहीं रही है, लाइट आई नहीं रही है यार, कोयला खत्म हो गया। ऐसा किसने सुना है कोयला खत्म हो गया? गांव में तो ऐसा बहुत बहुत हंगामा मचता था कि वो कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया। इतनी देर में आपने सामने देखा, हाँ उनके तो पंखा चल रहा है, चिटिया जी के तो पंखा चल रहा है। तो किसी ने कहा उनके तो सोलर प्लेट है। उनके क्या है? सोलर प्लेट क्या होती है? इसका मतलब इसमें ये लाइट जाने पर उनकी जाती नहीं है, जो है सोलर प्लेट से सोलर से बढ़ती है, हमेशा हमेशा रहेगी ये। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब एक तो ऐसे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो क्या हो सकते हैं, बहुत पुराने, खत्म भी हो सकते हैं। अभी जैसे कोयला खत्म हुआ, लाइट खत्म, जैसे हमारे घर में हो गई थी। और सामने वाली ऐसी लाइट जो कोयला खत्म हो जाने के बावजूद भी उनकी चल रही है। इसका मतलब एक तो ऐसी लाइट जो खत्म हो सकती है, एक ऐसी लाइट जो खत्म नहीं हो सकती। तो ये ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। समझ गए? चलो, ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। 2 भागों में ऊर्जा को विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है नव्यकरणीय। एक तो कौन सा होता है? नव्यकरणीय। नव्यकरणीय का मतलब जिसको नया किया जा सकता है। क्या किया जा सकता हो? नया किया जा सकता है। एक होता है अनव्यकरणीय। ये कौन सा होता है? अनव्यकरणीय। अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय या गैर नव्यकरणीय भी कह सकते हैं, जिनको नया नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले खत्म हो गए तो खत्म ही हो गए भाई साहब, फिर तो कोयला तो खत्म, मामला खत्म। लेकिन क्या सूरज कभी खत्म होगा? क्या ये हवा कभी खत्म होगी? तो अगर हम लोग हवा से बिजली बनाना शुरू कर दें, लाइट बनाना शुरू कर दें, तो इसका मतलब अनंत काल तक ये बिजली बनती रहेगी, बनती बिगड़ती रहेगी, वापस बना लेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार की बिजली होगी। नव्यकरणीय के अंतर्गत किस किस को शामिल कर सकते हैं कि जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो, दोबारा बनाया जा सकता हो। हाँ, हो सकता है आपका प्लांट खराब हो गया, लेकिन मानवीय प्रयासों से आप वापस बना सकते हैं, कुछ खत्म नहीं होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब होता है, ऊर्जा का मतलब लाइट और पवन से बनने वाले। इस
हवा से बनने वाली जो लाइट होगी कभी खत्म होगी नहीं होगी, क्योंकि हवा चलती रहेगी, इसका मतलब लाइट चलती रहेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ वैसे सिस्टम खराब हो गया, यूं हो गया, तो आप ठीक कर सकते हो, मानवीय प्रयासों से वापस ठीक कर सकते हो। ओके, उसके बाद में दूसरा कौन कौन सा हो सकता है बताओ? सौर ऊर्जा। ओके, ये हो गया सौर ऊर्जा। और कौन सा हो सकता है बताओ बताओ? जलीय ऊर्जा। ये कौन सा ऊर्जा हो सकता है? जलीय। जल कभी खत्म होगा, बादल बनेगा, ऊपर जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, बारिश करेगा, फिर नदियों के द्वारा फिर चला जाएगा, फिर बनेगा, बादल बनेगा, यूं के यूं घूमता रहता है पानी। पानी कभी खत्म होगा? इस धरा पर कभी खत्म होने वाला नहीं है पानी। ओके, तो इसका मतलब जलीय ऊर्जा। और कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है? एक हो सकता है बायोगैस। एक कौन सी गैस हो सकती है? बायोगैस। बायो का मतलब होता है जीव। बायो का मतलब क्या होता है? जीव। और एक होता है बायोगैस, एक क्या होता है? बायोमास। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीव होता है। तो जीवों का जो जीवाश्म जो होता है, उस जीवाश्म से कुछ अगर आप बिजली बनाते हो तो जब तक जीव रहेंगे तब तक बना सकते हो, इसका मतलब। और इस धरा पर हमेशा हमेशा के लिए कोई ना कोई जीव तो रहेगा, कोई ना कोई जीव तो रहेगा, क्योंकि जीव एक जातिवाचक संज्ञा है, समझ रहे? तो ये जो जीव हमेशा रहेगा। जैसे गोबर से आप लोगों ने गोबर गैस बनाई, गोबर गैस बनाई, तो जब तक ये जो रहेंगे टांडा पंगा जिनको कहते हो, क्या कहते हैं इनको? पशु। पशु मवेशी जब तक रहेंगे, एनिमल्स जब तक रहेंगे, तब तक गोबर आता रहेगा। और गोबर हैं तो हम लोग बना सकते हैं वापस, ठीक है? तो गोबर खत्म हो गया तो इतने में ओ तेरी रोड़ी दे दे रे यार, मोल दे दे यार, तेरे तो वापस रोड़ी लग जाएगी। ऐसे हमारे गांव में तो ऐसे रोड़ी को मोल ले लेते हैं, उनसे वो बिजली नहीं बनाते, उनको खेतों में डालते हैं। चले, बायोगैस हो सकता है। एक क्या हो सकता है? बायोमास। बायोमास, बायोमास ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, सरसों की भूसी ये जो होती है उससे बनाया जा सकता है। तो ये मोटी मोटी चीजें ये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। नवीनीकरण का मतलब है तो सही हमारे पास, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समाप्त हो गए तो उसके बाद जिंदा नहीं हो सकते, एक बार मर गए तो फिर जिंदा नहीं हो सकते, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? कि कोयला, कि जो चीज़ धरती से निकलती होगी, इसका मतलब धरती के अंदर स्टोर है इनका, वो स्टोरेज जिस दिन खत्म हो जाएगा मामला खत्म, सीधी बात है। या उसके लिए भी वो बाहर निकाला और फिर आज तो फिर ढेर लग गया, फिर निकालो ढेर लग गया, फिर निकालो ढेर लग गया। कोई धरती बनाती है अंदर से? ऐसा थोड़ी, ये कोई धरती मुर्गी थोड़ी अंदर का अंदर अंडा बना ले, ऐसा तो बनाती नहीं है। तो चलो, अनवीकरणीय के अंतर्गत किन किन को शामिल करेंगे बताओ? कोयला। कोयले से अगर बिजली बनाएंगे तो कोयला खत्म हो जाने के बाद में पूरी की पूरी बिजली समाप्त। उसके बाद में दूसरा कोयला, पेट्रोलियम, धरती के अंदर से निकलते हैं ये पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक क्या हो सकता है? एक होता है प्राकृतिक गैस। एक क्या होता है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। एक और होता है जिसे कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा। आपको लगेगा परमाणु ऊर्जा को तो वापस बनाया जा सकता है, नहीं। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम चाहिए। क्या चाहिए? और यूरेनियम और थोरियम दोनों खनिज हैं। खनिज का मतलब होता है भूगर्भ से निकाला हुआ कोई भी पदार्थ, कि ये धरती है, धरती का गर्भ है, इससे कुछ बाहर निकालते हैं तो वो क्या है? खनिज है, समझ गए? तो परमाणु भी, इसका मतलब यूरेनियम थोरियम कहाँ से आता है? धरती से आता है। तो मोनोजाइट चट्टानों से जो आता है, तो उससे जो ऊर्जा बनती है, उससे जो लाइट बनती है, उसको क्या कहते हैं? अब एक और वर्गीकरण जो आप लोगों को, एक तो सामान्य प्रश्न यही देकर के पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय सोर्स नहीं है। आप लोगों को बता देना कि इनमें से ये दे दिया, इसका कोयला नहीं है, नवीकरणीय। चलो बताओ, परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय है? नहीं है। ओके, पेट्रोलियम नवीकरणीय है? नहीं है। चलो, बायोमास है? बायोगैस बहुत नॉर्मल सी बात है, ये इसमें क्या लॉजिक लगेगा? एक और विभाजन ऊर्जा का, एक और विभाजन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ये विभाजन ऐसे किया जाता है परंपरा के आधार पर, कि एक तो होते हैं परंपरागत। ये क्या होते हैं? परंपरागत। एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ, परंपरागत। एक होता है गैर परंपरागत। एक क्या होता है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब जो परंपरागत नहीं है, ठीक है। तो परंपरागत, परंपरा का मतलब होता है कि जो बहुत वर्षों से परंपरा से चले आ रहे हो, ठीक है। जैसे यूं करना, हमारी परंपरा को आप लोग ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यूं खींचना पड़ेगा तो मॉडर्न हो रहा है ज़्यादा, ऐसा कुछ कहते हैं। हालांकि मॉडर्न बन जाना है आपको, मॉडर्न बन जाना है, मैं तो इस बात का समर्थक हूँ। तो ऐसा कुछ कहते हैं, इसका मतलब परंपरा से चला रहा है, इसका मतलब पुराने जमाने से हमारे एक प्रथा चली आ रही है, यही कहते हैं। तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, उनका मतलब भी ये होगा जो हमेशा प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं, जिनसे शुरुआत में बिजली बनाई होगी, फिर धीरे धीरे बनते चले आ रहे हैं। तो क्या परमाणु से, आप लोगों को क्या लगता है, परमाणु से सबसे पहले बिजली बनी होगी या कोयले से बनी होगी? कोयले से बनी होगी, सीधी बात है।
और कोयले से बनी होगी। इसका प्रमाण ये है कि आजकल ये खत्म भी हो जाता है, बहुत दिनों से पहले से इसी से बनाए होंगे शायद, ये भी तो प्रमाण है। तो चलो, तो कोयला बताओ, कोयला क्या है? परंपरागत है। उसके बाद में यही वापस पेट्रोलियम, उसके बाद में वापस बताओ प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस क्या होता है? प्राकृतिक गैस कुछ नहीं होता है, जो जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है उसी में से एक नली टेढ़ी लगा दी जाती है, इसमें से नेचुरल गैस जाएगी। अंता में इसका प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है अंता। मेरे कुछ मित्र है जो वहाँ, वो कहते हैं कि यार हमारे वहाँ वो प्लांट लगने के बाद में तो रोजगार का सृजन हुआ, बाकी तो पहले तो वहाँ भाई साहब झुग्गी झोंपड़ियाँ हुआ करती थी। तो किसी क्षेत्र में अगर प्लांट लग रहा हो, कुछ बन रहा हो, तो आप लोगों को कभी मना नहीं करना है, चिंता नहीं करनी ऐसे, क्योंकि वो प्लांट लगेगा तो उसके लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। तो वो कोई महाराष्ट्र से थोड़ी लेके आएंगे, आसपास से बोलेंगे लो आजा आजा यार यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर, आसपास के लोगों को बहुत फायदा होता है। तो ओके, उसके बाद में क्या हुआ? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और एक कौन सा होता है? जलीय। जल से भी पहले बनाना शुरू कर दिया था। इधर वाले में इस वाले में एक छोटा सा फर्क आपको दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? बाकी तो देखो नवीकरणीय है, यहाँ तक तो ये भी कहाँ गया? ये रहा 1 2 और 3, ये 3 तो किसकी श्रेणी में? अनवीकरणीय की श्रेणी में आ रहे। लेकिन ऐसे करते करते तो इसका मतलब अनवीकरणीय और परंपरागत एक नहीं होते हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो अनवीकरणीय हैं और परंपरागत हैं एक नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात? चलो, गैर परंपरागत के अंतर्गत कौन आएंगे? गैर परंपरागत का मतलब जो परंपरा से नहीं आ रहे हैं, परंपरागत परंपरा से आ रहे हैं, गैर परंपरागत परंपरा से नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब नए नए हैं, अभी रिसर्च कर करके हम लोगों ने जुगाड़ सेट करने का कोशिश किया कि कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो गोबर से बनाना शुरू कर देंगे भाई साहब। कैसे बनाएंगे? देखो मैंने रिसर्च किया है, देखो तो गोबर गैस, तो गोबर गैस गैर परंपरागत में आएगी, परंपरागत में आएगी। बायोगैस किस में आएगी? उसके बाद में ये जो पवन ऊर्जा है वो किस में आएगी? उसके बाद में ये सौर ऊर्जा किस में आएगी? वो सारी चीजें जो, और ये जो परमाणु ऊर्जा ये किस में आएगी? परमाणु ऊर्जा। ओके, मामला सेट है, चिंता नहीं करनी आपको। तो ये वाली बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। देखिए, आप लोग कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, तो जब मैं भी पढ़ता था या अब भी पढ़ते हैं हम लोग, तो पढ़ते हैं, तो जब सेकंड ग्रेड का पेपर था, सेकंड ग्रेड में एक चैप्टर लिखा हुआ ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन का मतलब मेनली आपको 2-3 चीजें पढ़नी होती है इसके अंतर्गत, कि ये जो पीछे जो आप लोगों ने ये जितने भी ये देखे, पवन ऊर्जा देखी, सौर ऊर्जा देखी, जलीय ऊर्जा देखी, बायो, ये जो आप जो देख रहे हो, इनके आपको प्लांट याद करने हैं। क्या करने? अगर आप लोगों ने प्लांट याद कर लिए तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संसाधन दिया हुआ है तो ऊर्जा का प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है वो याद करना होता था कि कौन सा प्लांट। जैसे आप लोग राजस्थान में सौर ऊर्जा को पढ़ते हो, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़ला, 2245 मेगावाट की क्षमता के साथ एशिया में सबसे बड़ा है, समझ रहे हो? तो बड़ला है, ऐसे फलोदी है, नोक है, नांदिया है, पूगल है, ऐसे गोरीर है, ऐसे कुछ जगह हैं जिनका नाम आपको याद करना था। जैसे पवन ऊर्जा के अंदर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो वो है अमर सागर, देवगढ़, फलोदी, सोडाबंदन, आकल, बड़ा बाग, ऐसे कुछ नाम पढ़ना उनको। तो उन जगहों को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। क्यों? प्रश्न यही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा का संयंत्र है? तो उसने दे दिया बड़ला, फलोदी, नोक, नांदिया, और इतने में दे दिया अमर सागर। तो आपको लगे हाँ अमर सागर है इसका उत्तर है, अमर सागर है, पहला यही था। इतना सा याद करना होता। ऐसे ही जब भारत को पढ़ते हैं तो भारत में भी आपको प्लांट याद करने होते हैं कि पवन ऊर्जा के प्लांट कहाँ पर हैं। जैसे मुपंदल में सबसे बड़ा है तमिलनाडु के अंदर, ऐसे सौर ऊर्जा के जो राजस्थान वाला पढ़ना होता है। उसके बाद में कुरनूल वाला पढ़ना होता है आपको। और जलीय ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें ऐसे प्लांट पढ़ने होते थे। फिर एक करंट अपडेटेड एक चीज़ आती थी कि हमारे यहाँ पर पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, समझ रहे हो? क्षमता कितनी है, भारत की क्षमता कितनी है। एक फैक्ट तो ये, 2 फैक्ट जो सामान्य होते थे कि पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ है, कि हम लोग कहते हैं कि राजस्थान में खूब पवन चलती है, तो यहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर प्लांट लगा दोगे तो भाई साहब पवन ऊर्जा हो जाएगी यहाँ, और पूरे देश में हम लोग एक कोना भी अंधेरा नहीं छोड़ेंगे, प्रकाश ही प्रकाश कर देंगे, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो राजस्थान में खूब सारी संभावना है इसकी। और सौर ऊर्जा की संभावना भी कहाँ है? राजस्थान में मरुस्थल पड़ा है, खूब लंबा चौड़ा, इसमें प्लेटें लगा दो इसमें, तो राजस्थान में खूब संभावना है। हम लोग ऐसे कहते हैं, उलट के कहते हैं, कहीं भी पूछ लेते हैं कि सौर ऊर्जा का काम करना। मोदी जी ने आकर के कह दिया सौर ऊर्जा का काम, कैसे कहते हैं कि भाइयों और बहनों मुझे आज सौर ऊर्जा के बारे में कुछ बोलो। इतने में तो हमारे यहाँ के उछल जाते हैं, हमारे यहाँ हमारे मरुस्थल पूरा पड़ा हुआ है, वहाँ प्लेटें लगा दो, ऐसे कह देते हैं, समझ गए? तो एक प्रश्न तो ये होता है कि सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है। एक ये है कि भले ही संभावना तो है,
लेकिन कहाँ पर स्थापित सबसे ज्यादा किया गया? राजस्थान में भले ही पवन ऊर्जा की संभावनाएं खूब सारी है, लेकिन क्या पवन ऊर्जा के प्लांट यहाँ पर लगा दिए? क्या नहीं लगा पाए, इतने सारे नहीं लगा पाए। तो अब भी गुजरात में ही सबसे ज्यादा उत्पादित होती है पवन ऊर्जा, जबकि संभावना कहाँ की है? राजस्थान में खूब सारी संभावना। राजस्थान में संभावना सौर ऊर्जा की खूब सारी है कि सोलर प्लेटें लगा दो, खूब सारी लगा सकते हैं। और फोटो देखना कभी बड़ला वाला, मैं बड़ला का फोटो देखता हूँ, वो सब यूँ देखते हैं तो प्लेटें लगी हुई, प्लेटें सो जाओ उसके ऊपर कबड्डी खेलो बोले, ऐसे प्लेटें लगी हुई। तो सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में ज़्यादा, और कोई पूछ ले कि कहाँ पर स्थापित ज़्यादा किया गया, तो संयोग से हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्थापित किया गया। ओके, वो सबसे लास्ट की बात है। तो ये वाली मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ना होता है? लेकिन अब की बार आरपीएससी ने क्या किया कि अभी जो एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत उन्होंने जब कोयला वाले जो प्लांट हम लोगों को याद करने होते हैं तो उन्होंने प्लांट से प्रश्न नहीं दिया, उन्होंने दिया कि कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। उन्होंने एक शब्द दिया झरिया, और इसको मिलान कराओगे झरिया कहाँ है। उन्होंने एक शब्द दिया तलचर, तलचर कहाँ है, मिलान कराओगे। उन्होंने एक शब्द दिया कोरबा, कोरबा कहाँ है, इसको मिलान कराओ। ऐसे शब्द दिए थे, किसी ने पेपर दिया तो ऐसे शब्द आए थे। इसका मतलब वो हैं जो वो कोयले के प्लांट से संबंधित नहीं है, कोयले के उत्पादन से संबंधित, कि कोयले का उत्पादन कहाँ है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोयला अगर हमें पढ़ना है तो कोयले के प्लांट कहाँ है, इसके साथ में हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, समझ गए। और पेट्रोलियम, अगर हमें पेट्रोलियम के प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं तो इससे पहले हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। ऐसे ही प्राकृतिक गैस के बारे में, ऐसे ही इसके बारे में, उनके बारे में तो कम ही पूछते हैं, लेकिन ये परंपरागत के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो सबसे पहला कौन सा है? कोयला। कोयला कोयला कोयला, सुनो ध्यान से सुनो। अब हम लोगों को पढ़ना है कोयला, ये हो गया आपका कोयला। और कोयला के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि कोयला का है जो उत्पादन, जो एरिया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेना। देखो कोयला जब भी बनता है या कुछ भी चीज़ बनती है तो एक बार में पूरी नहीं बन जाती। जैसे आप लोग रोटी बना रहे हो तो क्या 20 रोटी एक ही बार बन जाएगी? यूँ पटकी पूरे 20 रोटियों का सेट पटका और सेट ऐसे बन गया, ऐसे थोड़ी बनता है। अगर 20 का बन जाएगा तो 40 का नहीं बन पाएगा, 40 का बन जाएगा तो 60 का नहीं बन पाएगा, 80 का नहीं बन पाएगा, एक साथ तो नहीं बन पाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। और जब आप लोग उनको बना करके अपने टिफिन में रख देते हो, नीचे नीचे वाली रोटी की दशा देखना, समझिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोयला जब भी बनता है एक साथ एक जैसा कोयला नहीं बनता है कभी। जैसे आपकी रोटियां सारी की सारी एक जैसी नहीं होती, एक काली होती है, एक धोली, एक राती पीली, ऐसे कुछ होती है। तो ये भी ऐसा ही कुछ होता है। तो समझना बात को, ये अपनी ये यूँ करके धरती है, ये धरती होगी उलट पुलट, धरती क्या होगी और कुछ दिनों में होने वाली है। आप लोगों को मालूम नहीं है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए जो पढ़ लेना है वो पढ़ लेना है। लोगों के दिमाग तो क्या पढ़े हैं, नहीं कुछ जो समय बचा है उसको सदुपयोग करना है। तो ये वाली धरती क्या होगी? उलट पुलट होगी। उलट पुलट हो जाने के बाद में इस धरती पर कितनी वनस्पति है? बहुत सारे पेड़ पौधे। तो वो सारे के सारे पेड़ पौधे कहाँ चले गए? धरती के अंदर चले गए। पौधे कहाँ चले गए? सारे धरती के अंदर चले गए। और धरती के अंदर वो सड़ने लगे, अंदर के ऊपर से वापस पैक हो गए। मानव भी खूब सारे उसके नीचे चले गए, गाय भी चली गई, गौ माता, बेल पिता, जो कुछ भी है वो सारे के सारे उसके अंदर। हाँ ऐसे कुछ होता है, बेल पिता नहीं हो सकता, हो सकता है उसमें क्या। तो ऐसे उसके अंदर सारे सारे चले गए। और फिर वो कई वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ? कोई मानव जाति का विकास हुआ ही नहीं इस धरती पर। तो अंदर की तरफ वो सड़ते रहे, सड़ते गलते ऊपर की ओर से। फिर धरती का दबाव बढ़ा, धरती ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे नीचे ही नीचे रोटी की जो वो शक्ल हो जाती है ना, वो इससे भी थोड़ी बुरी शक्ल हो गई उसकी, क्योंकि रोटी के ऊपर कुछ रोटियों का दबाव है, उनके ऊपर तो धरती माता का दबाव था। तो धरती माता के दबाव के कारण पूरा का पूरा चपटा हो गया मामला। और चपटा होकर के उनका क्या बन गया? कोयला बन गया। क्या ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो नीचे ही नीचे की तरफ जो होगा, या किसी एरिया में जहाँ पर ज़्यादा दबाव लगा होगा, या किसी एरिया में जो पलट हो जाने के बाद में जो बहुत समय तक जो रहा होगा, वो वाला कोयला थोड़ा कठोर होगा, समझ रहे हो? वो थोड़ा ढंग का कोयला होगा। और जो अभी अभी जो गिरा होगा वो तो अभी सिका भी नहीं होगा ढंग से। जो रोटी आपने पटकी तो वो की सिक गई हो, कच्ची है। तो जो बाद में जो बना, अभी हाल ही में जो कोयला बना होगा, वो कोयला तो कैसा है? काचा कोयला। और जो पहला ही पहला बहुत पुराना जो कोयला होगा, बहुत ज़्यादा पका हुआ कोयला होगा। समझ गए? चलो, तो कोयला जो है, इस कोयले का जो निर्माण है, उस निर्माण काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं उनको? 2 भागों में। बताओ मुझे कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में इनको विभाजित करते हैं। और दोनों ही भाग आपको पता होना चाहिए। एक भाग होता है जिसको कहा जाता है गोंडवाना, इसको कौन सा कहा जाता है? एक होता है उसको कहा जाता है टर्सरी।
दो काल है। दो क्या है? काल। जैसे मैं कह दूं कि जो कोयला है एक तो भविष्य काल में बना, एक भूतकाल में बना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ऐसे खूब सारे ऐसे ज्योग्राफी में काल होते हैं हमारे, तो ऐसे भूतकाल, वर्तमान काल, ये काल, तीन काल ही होते हैं। ज्योग्राफी में खूब सारे काल होते हैं। एक तो होता है प्री कैम्ब्रियन, एक होता है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, होलोसिन, ऐसे खूब सारे काल होते हैं। और उन कालों में जो एक सबसे पहले बोला था वो तो सबसे पुराना काल, उसके बाद में थोड़ा कम पुराना काल, ये नया काल, ऐसे उसमें काल होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, ज़्यादा पल्ले नहीं पटकना है, क्योंकि पल्ले पटकना होता है आप लोगों को याद करवाना होता है तो मैं लिख देता। मैं जहाँ यहाँ लिख रहा हूँ वही चीज़ें ज़्यादा कम की। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनना नहीं, सुनना तो ध्यान से है। तो दो जो बीच में से दो काल आते हैं, उन दो कालों में किनका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। एक काल है जिसका नाम तो है गोंडवाना युग। कौन सा युग है? गोंडवाना युग। गोंडवाना एक तो होता है गोंडवाना युग, एक होता है टर्सरी युग। एक कौन सा होता है? टर्सरी युग, टर्सियरी युग, टर्सरी युग। बोलो एक बार, कौन कौन से? गोंडवाना और टर्सरी, गोंडवाना और टर्सरी। ये तो है सबसे पुराना। ये तो कौन सा है? सबसे पुराना। तो ये तो है सबसे पुराना, पुराना है। ये लेकर 25 से लेकर के लगभग 30 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 30 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये तो अभी का है, अभी 10 करोड़ वर्ष पुराना है, लगभग 10 करोड़ वर्ष पुराना एवरेज। ठीक है, कि ये वाली बात क्लियर होगी? दो बातें क्लियर होगी। अब मुझे बताओ कि कोई भी अगर कोयला जो बहुत ढंग का, कठोर, बढ़िया होगा, बढ़िया वाला कोयला इस काल में बनेगा, इस काल में बनेगा, इस काल में बनेगा। बहुत आसान सी बात है। चलो ध्यान से सुनना बात को। तो ये आपका कोयला है और कोयले को मैंने कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो है गोंडवाना युग का कोयला और एक कौन से युग का कोयला? कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक होता है जिसे कहा जाता है एंथ्रेसाइट। क्या कहते हैं उसको? एक का नाम होता है बिटुमिनस। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है लिग्नाइट। एक का नाम क्या होता है? एक होता है पीट। बोलो, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। हो गया? तो एक तो होता है एंथ्रेसाइट, एक तो होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। इनका क्रम भी है, क्रम भी है। देखो ए बी, फिर उसके बाद में एल आता है, उसके बाद पी आता है, ऐसे आता है ना। बी के बाद में क्या आता है? एल आता है या सी आता है? आपको ऐसा तो नहीं चल रहा है कि बी के बाद तो सी आता है सर? आपको ये तो आती नहीं है, तो नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं जोर में पढ़ा रहा हूँ, मुझे चिंता नहीं है। ये इसकी मात्रा अगर ये यूं करके यूं लगती होगी, इसकी मात्रा कैसी लगती है? कैसे लगती है? मात्रा उतरा इसमें नहीं होता सिस्टम। इंग्लिश वाले कोई नहीं है इंग्लिश वाले, मैं हूँ नहीं इंग्लिश वाला, कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मैं होता। तो ये ए बी एल पी, ये आप लोगों ने कुछ नाम सुने? हेमेटाइट, ऐसा कुछ नाम कभी कभी सुना? मैग्नेटाइट, ऐसा कुछ नाम सुना? फिर वो क्या होते हैं? बताना मुझे, कल बताना। और उनको और इनको मिक्स नहीं करना है आपको, सीधा यही पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है। उन्होंने दे दिया हेमेटाइट, उन्होंने दे दिया लिग्नाइट, उन्होंने दे दिया पीट, एक दे दिया एंथ्रेसाइट। अरे ये तो सारे ही है ना यार, ये तो क्वेश्चन डिलीट होएगा। ऊपरी ऊपर उन्होंने दे दिया था हेमेटाइट, और वो हेमेटाइट इसका प्रकार नहीं है। क्लियर हो गया? तो हेमेटाइट वो लो एस का प्रकार। ओके चलो, तो एक का नाम तो क्या है? एंथ्रेसाइट। बोलो, एंथ्रेसाइट, एंथ्रासाइट भी कह सकते हैं। एक का नाम होता है बिटुमिनस। एक का नाम क्या होता है? बिटुमिनस। तो ये बिटुमिनस। उसके बाद में एक का नाम होता है लिग्नाइट। एक का नाम क्या होता है? लिग्नाइट। एक का नाम होता है पीट। एक का नाम क्या होता है? पीट। ये तो कुछ नहीं है, पीट के कुछ नहीं है, भगा दिया इसको। ये तो है भी नहीं और ये तो अच्छा भी नहीं है, बिल्कुल बुरा है। जो पिट जाता है वो तो बुरा ही होता है। ये तो ये इसको तो पढ़ेंगे नहीं, ये कहाँ पाया जाता है? नहीं पढ़े। एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है। एंथ्रेसाइट कैसा होता है? और उससे कम क्वालिटी का, उससे कम क्वालिटी का। क्लियर हो गया? तो एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का होता है। क्या भारत में सर्वश्रेष्ठ कोयले पाया जा सकता है? पाया जा सकता है? हाँ चलो, तो इसे कोला गणेश जी का नाम करने के लिए पाया जाता है, थोड़ा सा पाया जाता है लद्दाख वाले एरिया में, उससे ज़्यादा ये नहीं पाया जाता। भारत में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में कौन सा पाया जाता है? और राजस्थान में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब मैं पढ़ाता था उस समय क्या होता था कि मैं जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा था तो पढ़ा था उस समय क्या होता है कि राजस्थान में एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा लिग्नाइट का सोर्स नहीं है, लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ होता है? अब मैंने लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो लिग्नाइट का क्यों दिया इसने? ऐसे पूछना चाहिए, कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, ऐसे पूछना चाहिए।
लेकिन राजस्थान में मेनली होता ही लिग्नाइट है, तो कोयले के नाम पर प्रश्न कई बार आता ही नहीं है, सीधा ही आता है लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ होता है। तब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कहाँ होता है लिग्नाइट का, तो यार कोयला तो मैं जानती हूँ लेकिन लिग्नाइट का प्रॉपर उत्पादन कहाँ होता है, फलाना में हो सकता है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। तो राजस्थान में लिग्नाइट ही प्रॉपर यही होता है। ओके, तो ये 4 प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार होते हैं, ये ठीक ठाक सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के माने जाते हैं, और ये 2 प्रकार होते हैं। तो मैं दो अगर रखना चाहूँ, 2 यहाँ रख दूँ, 2 यहाँ रख दूँ, तो यहाँ कौन कौन से 2 रखूंगा बताओ दें, थोड़ा समझ में आया। तो अगर मुझे 2 यहाँ पर रखने, तो यहाँ कौन कौन से रखना है, ए और बी। तो एक तो यहाँ पर होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस। ओके, बिटुमिनस, और इधर कौन सा, लिग्नाइट और पीट, लिग्नाइट और पीट। क्लियर होगी, यहां तक की बात समझ में आएगी। अब सुनो, एंथ्रेसाइट के बारे में तो बस एक बात याद रखनी कि ये कहां पर पाया जाता है, ये लद्दाख वाला एरिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख में पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट तो याद हो गया आपको, लद्दाख में पाया जाता है, बात खत्म। हाँ, सारे में इतना इतना की होता है, इतना इतना, ठीक है, एक एक जलेबी आती है ना, इतना यूँ कि यार इसमें आ जाए, अब इसमें नहीं आएगा, पूरा पूरा बोर्ड भरेगा, आप देखना। ये मोटी मोटी बातें आपको याद हुई क्या, ये समझ में आई। ओके, चलो आगे चलते हैं, और अब एंथ्रेसाइट के बाद में पढ़ना शुरू करते हैं बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट के बाद में क्या पढ़ना है, बोलो, बिटुमिनस, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बिटुमिनस कोयले का जहाँ पर उत्पादन होता है उनके नाम आपको मैं जो सुना रहा हूँ वैसे बोलना है। बोलो, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, रानीगंज, सिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर, चंद्रपुर। खूब सारे हो गए। अब कैसे याद रहेंगे, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो एक बार तो सुना दिया, एक बार बोला आपने, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ वैसे वैसे आप लोग रटते जाना उनको, ठीक है। और प्रश्न कहाँ से आया था, तो अभी वाला इसी में से आया था। देखो, एक है झरिया, क्या नाम है उसका, बोलो, झरिया, 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 बोलो, झरिया, बोकारो, झरिया, बोकारो, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, करिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, 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 रानीगंज, 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 रानीगंज। ये स्थान याद रखने, जैसे झील मिली, चीर मिली, तो ये तो कुछ वहाँ की जिलों के नाम है, तो वो आपको यही याद रखना है, इन्हीं में से प्रश्न आता है। तो झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, रानीगंज, यहाँ तक याद हो गए याद। चलो बोलते रहो इनको, झरिया, बोकारो, तब तो फ्री मत बैठो बिल्कुल भी। झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, रानीगंज। ओके, उसके बाद में है उसके बाद में सिंगरेनी, बोलो, सिंगरेनी, 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 एक होती है सिंगरौली, 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 बोलो, सिंगरौली, 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 सिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर, सिंगरौली और सोहागपुर, सोहागपुर, क्योंकि रोली किसके लगाएंगे, जिसके सुहाग होगा, तो यहाँ सुहाग, ये रोली लगा दिए, ऐसा कुछ मान लीजिए। ये दोनों एक ही जगह पर पाए जाएंगे। तो जहाँ पर जो सुहाग, वो सुहाग को यहीं पे बिठाते हैं, रोली भी यहीं बिठाते हैं, तो एक ही जगह पर दोनों पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नसीर के एकदम मध्य भाग में, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, और ऐसा कुछ हो गया। एक होता है चंद्रपुर, एक कौन सा होता है, चंद्रपुर, चंद्रपुर है महाराष्ट्र। क्या इतना याद हो गया, बोलो इनको, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, तलचर, कोरबा, ऐसे। ऑनलाइन पढ़ो, देख पढ़ो, याद करो इसको। झरिया, झरिया, और रात हम नहीं, मतलब कोई एक लड़की थी जिससे बात करी, उसका नाम रिया था, रिया, इसकी आप ही बात कर रहे थे, मुझे पता है, रिया है ये, रिया, तो वो रिया, और फिर ये रिया को बौका दिया, और फिर रिया है जो, फिर करण आ गया, रिया करण, क्या होगा। ओके, चलो, इनको ऐसे कैसे रटना है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि कैसे रटने में आएंगे, मैंने भी खूब सारी कोशिश की। हाँ, एक बार जब आपकी ये निगाह क्लियर हो जाएगी कि झरिया, बोकारो, हाँ, ऐसे कुछ, ये तो इससे संबंधित है, बिटुमिनस से संबंधित है, तो फिर मैप में पढ़ना आसान होगा।
क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट मैप बनवा करके यहाँ पर भी बिटुमिनस पाया जाता है, फिर मैं यूँ बना दूँ यहाँ पर लिग्नाइट पाया जाता है, तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो एक बार कोई न कोई एक लाइन तो रटी हुई होनी चाहिए, तो उसके बाद में बचा हुआ तो हम लोग सेट कर लेंगे। तो मैप में अब हम लोग दर्शाएंगे। फिलहाल ये याद करना है, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, तलचर, कोरबा, रानीगंज और सिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर, चंद्रपुर। क्लियर होगी? अब देखो, झरिया है जैसे झारखंड, जैसे झारखंड में झरिया कहाँ है, और यही ऑप्शन उसमें गलत दे रखा था। प्रश्न यही था, झरिया को मिलान करवाया था। अच्छा, आपके तो लगाया हुआ, आपके पेपर अलग था। तो झरिया झारखंड में, और बोकारो भी झारखंड में, कर्णपुरा और गिरिडीह ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये सारे के सारे कहाँ है, झारखंड में। ओके, उसके बाद में ये है तलचर मतलब तल पर चल, उड़ना नहीं है, तल पर चल, उड़ मत, तल पर चल, उड़ीसा। ये कहाँ है, उड़ीसा। तो चलतर कहाँ है, तो क्या है इस पर, तल पर चल। इसे याद करोगे कि तल पर चल, उड़ मत होता है ना। याद करने के लिए आप इसको तल पर चल, उड़ मत, ठीक है। तो क्या है, ऐसा क्यों कहा कि ये जब से कहने लगा मैं कि वो आया था ना, पंख होती तो उड़ जाती, तो वो तब से मैंने सोचा अरे नहीं तल पर चल, उड़ मत। पंख होते थे ये वैसे भी उड़ जाती हैं, ये तो बिना पंखे भी उड़ जाती हैं। नहीं कोई बाज होता है वो उड़ा के ले जाता है, और मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा यार सर मैं कोई क्या खिलाफ है, जिसका जहाँ सेट हो रहा है यार हमसे रहिए, मुझे क्या दिक्कत। चलो कोरबा को आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दूं, चोरबा, ऐसे लिख सकता हूँ आराम से, ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं कोरबा, तो ये भी तो कोरबा ही हुआ ना। CH का क्या बनता है, नहीं बनता है, जैसे CAT, ये क्या बनता है, 60 क्या होता है, KT तो बनता है, इसका मतलब क्या ही तो बनता है, तो मैंने इसका भी तो क्या ही बनाया है। तो क्या बनाया है, तो कोरबा कहाँ होगा, CH में होगा, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा ये, छत्तीसगढ़ में होगा। ये वाली बात समझ में आई, थोड़ी देर पल्ले पड़ गई तो उसको बांध लो, इसको ढंग से पल्ले के बांधो। उसके बाद में ये है सिंगरेनी, ये क्या है, ये है सिंह है, और सिंहों के क्या लगाना है, तेल लगाना है। सिंह है, सिंह के क्या लगाना है, तेल लगाना है, तेलंगाना। और ये क्या है, सिंह रोड़ी लगानी है, क्योंकि सुहाग के नाम की रोड़ी लगानी है, और मध्य भाग में लगानी है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। चंद्रपुर है, ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। इतना आसान है, बहुत आसान है। देखो आपको बिटुमिनस के सारे अगर आपने ये वाली लिस्ट याद कर ली थी, ये तो ऑटोमेटिक याद हो रहा है, समझ गए। बोलो, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, 4 बोलो पहले, क्योंकि चारों कहाँ है, झारखंड में। झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह। तलचर, कोरबा, रानीगंज, तलचर, कोरबा, रानीगंज, तलचर, कोरबा, रानीगंज। सिंगरेनी, सिंगरौली, सोहागपुर, चंद्रपुर। इतना आसान, बहुत आसान है। और रट्टा मारना, ऐसे कैसे क्या करना है, तो मार दो रट्टा, क्योंकि हमें पास होना है। और रटने का फायदा है, पढ़ा भी सकते हो आप, आपने रट लिया तो फिर पढ़ा भी सकते हो, समझ गए। हाँ, रानीगंज मैंने कहाँ लिख दिया, रानीगंज, अच्छा रानीगंज बीच में भूल गया। हाँ, तो मैं रानी है, रानी को गंजा अभी करूँगा मैं इसको, हो गया। और इसको किधर से गंजा करूँगा, इसको पश्चिमी भाग से करूँगा, इसको पश्चिमी भाग से, ये पश्चिमी और बंगाल, ठीक है। रानीगंज कहाँ है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। रानीगंज है, रानी को गंजा करना है, और कहाँ से करना है गंजा, गाल से गंजा करना है, गाल से तो क्या ही गंजा करेंगे, पश्चिम भाग से कर देंगे, ऐसा कुछ याद कर लो। क्लियर हो गया, ये मोटा मोटा ये आइडिया हो गया। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ये तो मैंने बताया आपको स्थान जहाँ से आप लोगों को क्या पूछता है, वो प्रश्न पूछता है, और अब तक प्रश्न पूछने की एक उसकी क्या रही है, नियति रही है। ये जो बिटुमिनस जो कोयला है, इसके बारे में और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, सुनना ध्यान से। ये बिटुमिनस कोयला 5 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। कितने नदी घाटी क्षेत्रों में, 5 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है।
नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, ये क्षेत्रों में पाया जाता है। 5 नदियां हैं, उनकी घाटियों में पाया जाता है। ठीक, 5 नदियां कौन कौन सी, मैं यहाँ पर मैप बना रहा हूँ, आप लोगों ने नदियां पढ़ ली? तो कौन कौन है जिन्होंने नदियां पढ़ ली? क्यों करके ये बन गया मैप। और जो ये 11वीं में पढ़ते हैं उनको ऐसा मैप बनाना चाहिए। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो कि भारत माता की। ओके, तो ये भारत माता बन गई। और भारत माता में हम लोग कुछ नदियां में जो 5 नदियां इंडिकेट कर रहा हूँ, उन नदियों के क्षेत्र में क्या पाई जाती है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। एक नदी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है उसका? सोन नदी। ऐसी कुछ जा रही थी एक नदी, ये सोन नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन और पुनपुन 2 नदियां गंगा की। और एक कौन सी नदी थी जो गंगा की नहीं थी, वो यमुना की थी? बताओ। बेतवा, केन। तो केन तो किसकी है? और ये कौन सी है? इसका नाम है सोन नदी। इसका नाम क्या है? तो इस सोन नदी की जो घाटी है, इस घाटी में कुछ पाया जाता है। ओके, सोन नदी के बाद में एक और नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। उसका नाम क्या है? ये यूं करके यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम दामोदर नदी है। पढ़ा था हम लोगों ने, दामोदर नदी पढ़ा था। इसका नाम है दामोदर नदी। इसका नाम क्या है? दामोदर नदी। और ये जो नदी है, इस नदी के पास में जो पाया जाता है, इसकी घाटियों में जो कोयला पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोयला ये दामोदर नदी लेकर के बैठी हुई, इसके पास इतना ज़्यादा कोयला। समझ रहे हो? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला अगर कहीं से निकलता है तो वो एक स्थान है जर्मनी का, जिसे रूर प्रदेश कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? और जैसे वहाँ पर रूर प्रदेश में खूब सारा कोयला निकलता है, वैसे भारत में खूब सारा कोयला कहाँ से निकलता है? दामोदर नदी से। ये वाली बात। जैसे मुझे कोई मोदी जी की शक्ल का मिल जाए तो मैं ये से मोदी जी इधर आ यार, मोदी जी यार फोटो खींचेंगे तो ऐसे कह सकता हूँ? मोदी जी की शक्ल का आ जाएगा, हमारे मोदी जी, हमारे घर के मोदी जी है। समझ गए? तो ऐसे ही जब रूर नदी घाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है और भारत में दामोदर में पाया जाता है, तो मैं ऐसा कह दूँ कि हमारे ये भारत का तो ये तो रूर है, तो कह सकता हूँ? तो कोई पूछ ले कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। ओके, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, वहाँ से बहती है नदी। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा यहाँ से। उसके बाद में 2 नदियाँ मैंने एक साथ पढ़ाई थी। माँ की गोद पढ़ाया था, माँ की गोद में कृष्णा का पेड़। चलो, तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? महानदी। महानदी, ये बना दी मैंने महानदी। इसका नाम क्या है? महानदी। तो एक है महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी। और एक कौन सी है? गोदावरी। यूँ करके इधर से आ रही थी गोदावरी, तो एक का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ। हाँ, कलसुबाई भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, नो टेंशन। तो त्र्यंबकेश्वर, टी और एम। महाबलेश्वर से किसका होता है? कृष्णा। वेरी गुड। चलो, तो कितनी नदियाँ होगी? 1 2 3 4 नदियाँ तो हो गई। 4 के बाद में एक नदी, जो आप मुझे बताना कि ये किसकी सहायक नदी है। यहाँ एक ये भिंडी बना देता हूँ, और इस भिंडी का नाम है वर्धा नदी। इसका नाम क्या है? बताओ। इन नदी घाटियों में क्या पाया जाता है? ये बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ये 5 नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। याद कर लोगे? अगर आपको पूछ लिया जाए कि जैसे उन्होंने झरिया पूछ लिया था, कोरबा पूछ लिया था, ऐसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी के अंदर ये जो बिटुमिनस कोयला नहीं पाया जाता है, या निम्नलिखित में से ये जो नदियाँ, इन नदियों के अंदर कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, कह देना बिटुमिनस पाया जाता है। और सर ने पढ़ाया था, चुपके से पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मुझे ये बताना आप लोग उन स्थानों से इनको कनेक्ट करना। क्लियर? मैं कह दूं कि झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, ये कहां पर है? झारखंड में। और झारखंड वाले एरिया में कौन सी नदी बह रही है? दामोदर बह रही है। झारखंड वाले एरिया में कौन सी नदी बह रही है? तो अगर वो पूछ ले कि झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, ये कौन से नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है? दामोदर नदी घाटी में। समझ गए? या वो ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में अवस्थित नहीं है? दामोदर नदी वहां पर है। तो अभी आप लोग छोटी क्लास में तो आप लोगों को शायद वो राज्य एरिया नहीं पढ़ाए होंगे ना, तो चिंता नहीं करनी आपको। जो समझ में नहीं आ रहा है तो अभी नो टेंशन, मस्त रहना है।
ठीक है, पढ़ाई लोड लेने के लिए नहीं बनाई है। लोड होता है, लोडा नहीं जानते आप लोग, तो लोडा यूं लेने के लिए नहीं बनाई है, नौकरी लगने के लिए बनाई है। तो आप लोगों को इसको पढ़ के नौकरी लगना है। तो सुनो, तो दामोदर नदी घाटी में कौन कौन से, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरडी, ये कहाँ पर है। और ओडिशा में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम क्या है, महानदी। ओडिशा में बहती, छत्तीसगढ़ में सिहावा हिल्स से आती है और ओडिशा में बहती। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये जो तलचर वाला जो एरिया है ये कौन सी नदी घाटी में से अवस्थित है, तो ऐसे ही आप लोग अगर कभी पूछ लिया जाए, पूछते नहीं है लेकिन पूछ लिया जाए तो आप लोग ऐसे कनेक्ट कर लोगे। देखो ऐसे ही आपको रानीगंज वाला जो एरिया है, इनमें से दो बातें मैं खास कर आपको बताता हूँ, उन चीज़ों को भी याद रखना आप लोग, ठीक है। दो बातें ढंग की बातें बताता हूँ, मतलब ये भी ढंग की है, लेकिन एक पानी फ्रिज का होता है, एक पानी कहाँ का होता है, घड़े का होता है, एक पानी कहाँ का होता है, भांडी का होता है ना, पानी में अंतर होता है। तो अगर आपको इनमें से अच्छी डोज कभी चाहिए तो उनमें से दो तीन बातें याद रखनी कि भारत का जो रूर प्रदेश तो कौन सा है, रूर प्रदेश बताओ, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र। क्यों है रूर प्रदेश, तो कोयला ज्यादा पाया जाता है। रूर कहाँ, जर्मनी में, कहाँ, यूरोपीय जो एक कंट्री है वहाँ, ओके। और ये कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर का पठार, क्लियर। उसके बाद में दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है, जिसको मैं इधर लिख देता हूं, सीधा इधर लिखता हूं, झरिया से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। इन वाले एरियो में झरिया से सबसे ज्यादा कोयला, सर्वाधिक कोयला कहां से, और उसके बाद में यहां रानीगंज है, रानीगंज है तो झरिया के बाद में सेकंड स्थान पर, तो उत्पादन में सेकंड स्थान। बिटुमिनस का ऑल ओवर जितने भी स्थान है उनमें से सबसे ज्यादा कोयला तो कहां से निकलता है, झरिया से, उसके बाद में सेकंड। तो एक जगह तो है झारखंड वाली, एक पास में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल वाली, क्लियर हो गया। तो रानीगंज वाला जो एरिया है वो कहां पर है, इस दामोदर नदी वाले घाटी क्षेत्र में ही है कि नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में होते हुए ये बह रही है। तो और इसी छोटा नागपुर के पठार में, तो ये जो रानीगंज वाला एरिया जब पश्चिम बंगाल यहाँ है, यहाँ पर सेकंड स्थान है ऑल ओवर खूब सारा, और सर्वाधिक कोयला झरिया से निकलता है, वो झारखंड भी यही है। तो इसका मतलब इस वाली जो दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ये वाला भी। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से अकेला 50% कोयला तो यहीं से भी निकलता है। तो ये वाली चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाए, तो एक बार इसको देख लो, देखो इसको, नहीं है उसमें, वो कहाँ गई बोतल, पकड़ाना, मुझे दिख नहीं रही। सबसे पहले तो ये रटना है, उसके बाद में 5 नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ। चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी नदी है, वर्धा नदी है कि नहीं है, है? तो जब ये वहीं पर है तो चंद्रपुर वाला कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में जाएगा, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में जाएगा। ये सिंगरौली सोहागपुर एमपी में है, तो एमपी में बहने वाली नदी कौन सी दिखाई दे रही है, इनमें से सोन नदी दिखाई दे रही है, तो ये सिंगरौली सोहागपुर वाला सोन नदी घाटी क्षेत्र में। दोनों को अलग अलग याद करना है, पहले अलग अलग याद करना है, वरना एक साथ याद करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं मुश्किल को आसान करने के लिए हूँ, कठिन करने, मैं तो सीधा ये करी ये बनाया, यहाँ पर ये स्थान पाए जाते हैं भैया, यहाँ पर तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। दूसरे प्रकार का कोयला है, उस कोयला को बताओ आप लोग, क्या नाम है उसका, एंथ्रेसाइट पढ़ लिया, कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख वाले एरिया में पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट के बाद में दूसरा कौन सा है, बिटुमिनस, और बिटुमिनस कहाँ पर पाया जाता है, झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, तलचल, कोरबा, रानीगंज, सिंगरौली, सिंगरौली और चंद्रपुर, वहां पर पाया जाता है। चलो अब बताओ अगला कौन सा कोयला है, बताओ कौन सा, तीसरे नंबर का कोयला, उसका नाम है लिग्नाइट। उसका नाम क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा यही कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। ये कोयला मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो गया लिग्नाइट कोयला। मैं भारत का एक मैप बनाता हूँ, उस मैप को देखना आप लोग,
ठीक है, जो छोटी क्लासों के हैं, छोटी क्लासों में, छोटी क्लास नहीं होती 11वीं, अपने आप में 11 साल पढ़ने के बाद में 11वीं क्लास में हो। आप लोग तो फिर बीए हो, बीए बीएससी हो, बीए बीए हो, तो फिर आप तो कहाँ पहुँच गए, ये अभी यहीं है देखो। और ये कितनी अच्छी बात है, आप लोग इनके साथ बैठ गए, ये अभी यहीं के यहीं रह गए और आप लोग कितने ऊपर आ गए, बड़ी बात है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी आपको। अब आप लोगों को तो बस आज एक ही होमवर्क है कि ये मैप बनाना आपको सीख के आना है, इसे बनाना यूँ करके, बन गया ना, बन गया, टेढ़ा हो गया, इस टांग थोड़ी यूँ कर ली इसने, चलो ये मछली नुमा बन गया। सुनना, ध्यान से सुनना, लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आप, चिंता मत करो। ये वाला एरिया है, इस वाला एरिया को क्या कहा जाता है, क्या कोई बताएगा, ये वाला कौन सा एरिया है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, नहीं है तो अब सुन लो, ये जम्मू कश्मीर है। ओके, जम्मू कश्मीर में दो जगह है जिनका नाम है निचोम और कालाकोट। बोलो क्या नाम है, निचोम, बोलो निचोम, एक का नाम है कालाकोट, निचोम कालाकोट, कालाकोट को निचोड़, निचोम कालाकोट, क्लियर। निचोम ये वाला एरिया है, इसको क्या कहते हैं, ये गाजर दिख गया आपको, ये गाजर, हाँ ये गाजर अरुणाचल प्रदेश है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको एक काम है, इसका कहते हैं जम्मू कश्मीर और इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये है जम्मू कश्मीर, जहाँ लड़ाई हो जाती है कई बार, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया ये सिर के इधर की तरफ ये कान है, इस कान को क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर भारत का कान है और जम्मू कश्मीर के बगैर हम लोग सुन नहीं सकते, इसलिए कश्मीर हमें वापस चाहिए। कश्मीर तो हमारा ही है, वैसे वापस क्या चाहिए, हमारा ही, हमारे पास ही है। चलो इस वाली जगह पर दो तीन जगह जिनका नाम याद रखना है, एक का नाम है नामचिक, क्या नाम है, एक है नामरूप, नामचिक नामरूप, नामचिक नामरूप, ठीक है, बेसिकली दोनों एक ही है, नामचिक नामरूप। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, बोलते रहो, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप। ये वाला है असम, यहाँ क्या है, असम, असम में है माकुम, यहाँ पर क्या है, माकुम, कहाँ है, असम में। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया। तो निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप माकुम, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में एक और जगह है जिसका नाम है मेघालय, इसके पास में क्या पड़ता है, मेघालय। यहाँ जो मेघालय, इस मेघालय वाले एरिया में, यूँ कर दिया, इस मेघालय वाले एरिया में भी क्या पाया जाता है, बताओ क्या पाया जाता है, यहाँ कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस या लिग्नाइट, लिग्नाइट, ये लिखा हुआ लिग्नाइट, टिप के बोला यार, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसके बाद में आइए आप तमिलनाडु में, यहाँ कहाँ पर आइए, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है नेवेली, क्या नाम है उसका, नेवेली, नेवेली, क्लियर। गोल गोल हो गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक अपना जी ये है प्यारा राजस्थान, ये प्यारा राजस्थान, बस यहाँ पर 3 घुमड़ियाँ लगानी है इसकी, यूँ करके यूँ करके 3 लगानी घुमड़ियाँ, ठीक है, लग गई। ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान, इस राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, और भी जगह जो मैं अभी बता रहा हूँ। मोटी मोटी बात याद हुई। राजस्थान वाले कहाँ पढ़ना है, राजस्थान वाली ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो क्या ये हुए, बोलो इनको, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप, निचोम कालाकोट नामचिक नामरूप माकुम चेरापूंजी, माकुम चेरापूंजी, माकुम चेरापूंजी। ओके, उसके बाद नेवेली और राजस्थान, नेवेली और राजस्थान, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अब है राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आप लोग कुछ बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखो। कपूर, कैसे कोयला, कैसे कपूर, कपूर जा गिरा भाद्रेस, कहाँ जाके गिरा, भाद्रेस में जाके गिर गया। कहाँ गिर गया वो, भाद्रेस की खान में गिर गया वो इसलिए गिर गया, कपूर किसी लड़के का नाम है जो कहाँ जाके गिर गया, कोयले की खान है जिसका नाम क्या है, भाद्रेस, उसके अंदर जाके गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि उसकी बीबी कहाँ रहने लग गई, पीजी में रहने लगी। उसकी बीबी कहाँ चलेगी, पीजी में चलेगी रहने के लिए, इसलिए कोयले की खान में जाकर के उसने अपना मुंह काला कर लिया।
यानी उसने क्यों कर लिया, वो गई है वहाँ तो पीजी में। चलो, कपूर जा गिरा भाद्रेस, बीबी कहाँ है, पीजी में। बीबी कहाँ है, पीजी में। चलो, कपूर का मतलब होता है कपूरड़ी, क्या नाम है, कपूरड़ी। जा का मतलब जालिपा, कपूरड़ी जालिपा, कपूरड़ी जालिपा। गिरल, कपूरड़ी जालिपा गिरल भाद्रेस, कपूरड़ी जालिपा गिरल भाद्रेस, कपूरड़ी जालिपा गिरल भाद्रेस, कपूर जागिरा। उसके बाद में ये है बरसिंगसर, इसका नाम क्या है, बरसिंगसर, बरसिंगसर, बरसिंगसर। और बरसिंगसर इसका भी कुछ बी का होता है, इसका नाम होता है पलाना, जहाँ से सर्वश्रेष्ठ यहीं पे, डंका यहाँ पर खूब सारा यहाँ पर, ये पलाना बहुत ज़्यादा याद करना। उसके बाद में इसका नाम होता है गुड्ढा, इसका नाम क्या होता है, और इकोनॉमिक सर्वे ने पिछली बार जो दिया था गुड्ढा शब्द दिया ही नहीं, गुरहा दिया उन्होंने, क्या दिया, गुरहा, क्योंकि गुड्ढा शब्द लिखते हैं कैसे लिखते हैं, GURH ढ, जैसे शक्कर गढ़ लिखना है, गढ़ लिखना है तो GARH ऐसे आता है, तो RH का मतलब क्या बनता है, ढ बनता है, तो ढ बनता है, तो इन्होंने इसका मतलब क्या होता है, गुड्ढा, इसलिए गुड्ढा लिखा हुआ था। तो अब की बार जो उन्होंने दिया गुरहा, उन्होंने ऐसे कर दिया गुरहा, तो गुड्ढा भी दे सकता है, गुरहा भी दे सकता है, गुरहा। ये मोटी मोटी आपको जगह याद होनी चाहिए, हो जाएगी याद, कितना आसान है, बहुत आसान है। कपूरड़ी जागिरा भाद्रेस, कपूर जागिरा भाद्रेस, ये कहाँ कहाँ पे है, ये बाड़मेर में है, ये बीकानेर में, क्लियर। ऊपर वाला तो कहाँ है, ये कहाँ है, राजस्थान वाला जो वो पढ़ोगे उसके अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ लोगे आप लोग। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, तो अब तो हम लोगों ने 2 ही पढ़ी, तो 3 पढ़ लिया। और पीठ है, पीठ को तो कुछ नहीं करना, पीठ के भगा दो एक साइड में। तो 4 प्रकार के कोयले, जिनमें से 3 को हम लोगों को याद करना है। तो कौन कौन से हुए, एक तो बताओ, इसको पढ़ो, देखिए स्लाइड को पूरी को पढ़ लो, इसको पढ़ो पूरी को। हो गया याद, अरे गा गा के पढ़ो, झरिया बोकारो कर्णपुरा गिरडी, ऐसा कुछ याद कर लो, इसको क्या है ऐसा, झरिया बोकारो कर्णपुरा गिरडी तलचर कोरबा, झरिया बोकारो कर्णपुरा, झरिया बोकारो कर्णपुरा गिरडी। अरे यार, अरे ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन वालों, ठीक है। तो ऐसे गा के याद करो इसको, थोड़ा अपनी धुन में याद कर लो, कुछ ना कुछ। जैसे आप लोगों को गाने याद नहीं होते, तो गाने इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होती है, लय होती है, समझ रहे। तो इनमें अगर आप लोग लय सेट कर दोगे तो मैं कह रहा हूँ उनको आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक गुजरने वाली हवा भी आपको पूरा गाना याद हो जाता है, आप कोशिश करो कुछ ही सेकंडों मिनटों। तो ये क्या बड़ी चीज़ थोड़ी। वो गाना था आपको, तू है तो दिल धड़कता है, अब कितनी लाइनें आप बड़ी याद होगी आपको, तू है तो दिल धड़कता है, और ऐसा का ऐसा ही गाया उसने आपने, बिल्कुल भी, तू है तो मुंह थोड़ी किया आपने, दिल ही का। इसका मतलब आपने एक भी शब्द की हेराफेरी नहीं की, वैसा का वैसा आपको याद हो गया। और तू है तो दिल धड़कता है, फिर आगे क्या आता है, तू है तो जान जाती है, ये जान आती है, तू है तो फिर जान आती जाती है, जान तो वही है ना। चलो, तो ऐसे इनको कुछ याद कर लो, ऐसे कुछ करेंगे, झरिया बोकारो कर्णपुरा गिरडी तलचर कोरबा रानीगंज सिंगरेनी, हाँ सिंगरेनी, हाँ सिंगरेनी, सिंगरौली सोहागपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र, ऐसे कुछ कर लो, ओके। तो चलो, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एक बार मैं इसकी स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ, तो और मैं यहीं से बोल रहा हूँ, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।